वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज से हम लोग एम लक्ष्मीकांत और ये जो छठा एडिशन है एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन का जो बुक है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इंडियन पॉलिटी का सबसे बेहतरीन किताब है एम लक्ष्मीकांत, जिसका सबसे लेटेस्ट एडिशन है छठा एडिशन। तो उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ इसमें लूसेंट की किताब भी ऐड होगी। तो दोनों किताबों को हम लोग लेकर चलेंगे, जो कि पूरे जो इंडियन पॉलिटी है मोस्ट इनफ है। और भी कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है हम लोग इसमें देखेंगे। तो इंडियन पॉलिटी, अगर इस सीरीज को हम लोग पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इंडियन पॉलिटी का जो हमारा कंप्लीट वीडियो है उसके प्लेलिस्ट में हमने भेज दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है और लूसेंट का जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी शुरुआत हम लोग अब से करेंगे। और ये मुख्यतः 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक, 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक और आगामी जो प्रधानाध्यापक की एग्ज़ाम है उसको लेकर इसके तैयार किया जा रहा है। तो ध्यान से इसे देखेंगे, 1-2 बार वीडियो सीरीज लगातार चलेगी और इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। तो कंटिन्यूअस देखते रहेंगे, 2-3 बार वीडियो, हर वीडियो को देखेंगे। ये चीज़ें पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी और पूरी अच्छी तरह से इसे समझाई गई है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। ये हमारा पहला वीडियो होगा, ये थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग इसके साइज़ को, वीडियो के साइज़ को बढ़ाते चले जाएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 करके। चलिए, तो देखिए पहला जो अध्याय है हमारा, ये भारत का संवैधानिक इतिहास है। जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास, ये पहला अध्याय है। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे 2 पार्ट में बांट कर चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर चलते हैं। एक 1773 से 1858 के बीच का जो शासन था, जो कि 1857 में भारत का स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो अंतिम था, उसके नेतृत्व में 1773 से 1858, इस समय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहा जाता है। और उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सीधे तौर पे किसके हाथों में चला गया? तो वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। तो ये दूसरा फेज़ था। तो ये टोटल हम लोग देखेंगे, सम्राट का शासन 1858 से 1947 ईस्वी तक, जब भारत आज़ाद हुआ। तो ये दूसरा, इसे सम्राट का शासन कहा जाता है। तो इस समय ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट जो है वो शासन हो गया भारत के ऊपर। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे। इसमें कई अधिनियम पारित हुए, कई चार्टर पारित हुए, कई नियम बने। तो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी के बीच का शासन भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहा जाता है। जबकि 1858 से लेकर भारत की आज़ादी अर्थात 1947 ईस्वी तक इसे सम्राट का शासन कहा जाता है भारत में। तो सबसे पहला आया था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे नियंत्रण अधिनियम कहा जाता है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसे नियंत्रण अधिनियम भी कहा जाता है, ये पहला अधिनियम था। तो उसके बारे में क्या है हम लोग पूरा डिटेल में देखें। देखिए, उस समय 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे इम्पोर्टेंट बना कि जिस समय 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और यह जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह गुप्त समिति के रिपोर्ट पर आधारित था। तो 2 प्रश्न तो यहाँ पे बन गए। पहला
कि जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे नियंत्रण अधिनियम भी कहा जाता है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और इसे किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित तैयार किया गया था? गुप्त समिति की रिपोर्ट पर इसे तैयार किया गया था। इसी में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रशासन थी उसकी नींव पड़ गई। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हो गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, असेंबली कंट्रोल हो गया। जो हमारा संसद था, पार्लियामेंट्री का डायरेक्ट प्रभुत्व हो गया। इसमें देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। कुल 24 सदस्य इसमें हुए थे। तो इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुल 24 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसके प्रत्येक 1/4 सदस्य हर वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते थे। यह भी इम्पोर्टेंट है, कितने सदस्य? 24। और कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे? 1/4 हर वर्ष। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह उठाया गया एक पहला कदम था। तो जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह उठाया गया एक पहला कदम था। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया। पहली बार एक लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया। देखिए, इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट यदि पूछा जाता है तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल का गवर्नर पहला बना था। अब उस पद को समाप्त कर दिया गया। तो उस पद को समाप्त करके अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, और यह किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए, इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक और महत्वपूर्ण काम हो गया कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे, और बाकी 3 और न्यायाधीश बने, एक चैम्बर्स, दूसरा लिमेस्टर और तीसरा हाइड। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक और कार्य हुआ कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्पे, और 3 और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई। एक का नाम था चैम्बर्स, दूसरे का नाम था लिमेस्टर और तीसरे का नाम था हाइड। इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ। क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस भारतीय लोगों से निजी व्यापार करने, रिश्वत लेने और उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। कि बिना लाइसेंस के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अब वे न तो रिश्वत ले सकते थे, न ही निजी उपहार ले सकते थे, किसी से उपहार ले सकते थे, और न ही निजी व्यापार कर सकते थे। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से अब लाइसेंस लेना पड़ गया।
ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या हो गया, सशक्त हो गया। अब जो है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, 24 सदस्य जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बना था, अब इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो कंट्रोल था वो टाइट हो गया, नियंत्रण सशक्त हो गया। इसकी कार्यावधि कितनी थी, 1 बरस। अभी हमने बताया कि प्रत्येक 1 बरस पर इसके 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते थे, लेकिन अब इसके कार्यों को बढ़ाकर 1 बरस से बढ़ाकर 4 बरस कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो कार्यकाल था 1 बरस, अब उसको भी बढ़ा दिया गया 1774 में और उसको 4 बरस कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल और उसके 4 परिषदों की स्थापना की गई जो सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे, और इन सदस्यों को कलकत्ता काउंसिल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कलकत्ता काउंसिल। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल और उसके 4 परिषदों की स्थापना की गई जो संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करते थे, और उस सदस्यों को क्या कहा गया, कलकत्ता काउंसिल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारत में इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक गठन किया गया था, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंधी कार्य करेंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले किसे देना पड़ेगा, तो वे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। यह प्रावधान कर दिया गया। तो इतने सारे काम किए गए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके बाद आता है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बंदोबस्त कानून या संशोधन कानून भी कहा जाता है। तो 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे संशोधन या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए, इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, कंपनी के सेवक, इन सभी के ये सभी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल तथा कंपनी के सेवक को बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी सारी कमियां थी उसको इसमें दूर करने का भी प्रावधान किया गया। तो 1781 ईस्वी के संशोधन या बंदोबस्त कानून, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, तो इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को तथा कंपनी के सेवकों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी सारी कमियां थी उसको दूर करने का भी इसमें प्रावधान किया गया। कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान दे दिया गया कि अब इस 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो कलकत्ता की सरकार थी वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी अपना एक विधि अर्थात कानून बना सकती थी। यह दे दिया गया 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। इस 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, कि कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण क्षेत्र के अधीन कर दिया गया। तो अभी हमने क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल थे, उनके कर्मचारी थे, सरकारी सेवक थे, उन्हें तो बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, लेकिन कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दिया गया। राजस्व संबंधी सभी मामले तथा राजस्व वसूली से सभी जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। तो जितने सारे राजस्व संबंधी मामले थे और राजस्व वसूली से संबंधित मामले थे, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के अधिकार से बाहर कर दिया गया। हिंदुओं को निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले को तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया।
कि अब जो सुप्रीम कोर्ट था वह हिंदुओं को हिंदुओं के कानून के अनुसार सजा दे सकता था, मामला देखभाल कर सकता था, जबकि मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को कानूनों को देखरेख कर सकता था। अर्थात मुसलमानों के हिसाब से मुसलमानों पर कोई कानून लागू होगा अब, और हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से हिंदुओं पर कोई अवमानना दाखिल होगा। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर करने का प्रावधान था, न कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो प्रांतीय न्यायालयों की अपील थी वे सभी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ही छोड़ दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसे बाहर कर दिया गया। तो जितने सारे प्रांतीय न्यायालयों की अपील थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, उनको रखा गया किसके अधीन, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधीन। तो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वे अब कौन देखेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट उसे अब नहीं देखेगा। ये सभी 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत प्रावधान किया गया। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल अर्थात प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने का भी प्रावधान दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और उसके जितने सारे काउंसिल थे अर्थात प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए सभी नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। एक चीज याद रखेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसका मतलब होता है निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है निदेशक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रक मंडल। एक डायरेक्टर का एक समूह होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक होते थे, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका काम था नियंत्रण करना, वह नियंत्रक मंडल कहलाता था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट क्या है? देखिए, जिस समय 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पीट्स द अयंगर। कौन थे? पीट्स द अयंगर। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा पीट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पीट्स द अयंगर, इसी कारण इस एक्ट का नाम पड़ा पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई, अर्थात व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई, अर्थात इसमें द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि किस अधिनियम के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन की गई। तो 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत यह जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए इनका गठन किया गया, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए किया गया, अर्थात इसमें द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। कौन सी व्यवस्था? द्वैध शासन, दोहरी शासन। इसमें देखिए, नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व संबंधी गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करने का अधिकार था। तो जो नियंत्रक मंडल अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनके पास ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जितने सारे नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व संबंधी गतिविधियां थी उनकी वे अधीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार उन्हीं के पास था। पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1774 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट को पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, अर्थात इसमें दो भागों में जब बांटा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसी कारण इस समय को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र था उन सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट में
ब्रिटिश सरकार का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके प्रशासन पर पूरा तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। इसमें गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या जो पहले 4 थी, अब उसको घटा करके 3 कर दिया गया। तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या पहले 4 थी, अब उसको घटा करके 3 कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। अभी हमने क्या देखा कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या देखा कि वे लाइसेंस लेकर निजी व्यापार कर सकते थे, उपहार ले सकते थे। लेकिन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में ये भी बैन कर दिया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वे अब लाइसेंस लेकर भी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिश्वत लेने का कोई अधिकार नहीं, साथ ही साथ वे अब लाइसेंस के साथ भी उपहार नहीं ले सकते थे। ये सभी बैन कर दिया गया। निदेशक मंडल के जो सदस्य थे उनकी संख्या अब हो गई 6। उनकी संख्या कितनी हो गई? 6। और इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। अब निदेशक मंडल की संख्या के सदस्यों की कितनी हो गई? 6, जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी। तो ये तो था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम लोग देखते हैं 1786 ईस्वी का अधिनियम। 1786 ईस्वी का अधिनियम, इसमें क्या था कि इस समय 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया। तो 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वह बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद स्वीकारने के लिए 2 शर्तों की मांग की। तो इसी कारण यह 1786 ईस्वी का अधिनियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग थी कि ठीक है, हम 1786 इसका एक अधिनियम पारित करेंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं, तब जाके हम गवर्नर जनरल का पद धारण करेंगे। तो उसकी शर्त क्या थी? पहला शर्त था कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने तथा न मानने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांग किया कि विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को मैं अधिभावी कर सकता हूं तथा उसे मैं नहीं भी मान सकता हूं। ये पहला मांग किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। दूसरा मांग किया कि मुझे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ की पद दे दी जाए। तो दूसरा जो मांग किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अपने आप को कमांडर इन चीफ अथवा सेनापति का पद देने की मांग की थी, और दोनों पद को स्वीकार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तब जाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 ईस्वी के अधिनियम को पारित किया। इसके बाद आता है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो 1793 ईस्वी का चार्टर का मतलब होता है एक अध्यादेश। तो इसे प्रथम चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। तो प्रथम चार्टर अधिनियम, जिसे 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जिसे प्रथम चार्टर अधिनियम कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या था कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे और जो कर्मचारी थे उनके वेतनादि देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से हो गई। तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। अब जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे और जो उसके कर्मचारी थे, उनके वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत जो पहली बार जो जितने सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे और जो उसके कर्मचारी थे, इन सभी को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। तो 1793 ईस्वी के प्रथम चार्टर अधिनियम के द्वारा।
इस 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति का भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों तक विस्तार कर दिया गया, अर्थात भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव पड़ गई। तो अभी हमने क्या देखा कि जो 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक मांग की थी कि मुझे भाई कमांडर इन चीफ का पद दे दिया जाए, सेनापति बना दिया जाए, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जितने सारे नियम थे उसे अधिभावी करने और नहीं मानने का अधिकार दे दिया जाए जब विशेष मामलों में, तो वह केवल अब इसे विस्तारित कर दिया गया और जितने सारे अब गवर्नर जनरल बनने लगे सब पर यह नियम लागू कर दिया गया, अर्थात सभी गवर्नर जनरल अब स्वतंत्र हो गए। विशेष मामलों में जो नियंत्रण बोर्ड और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सभी के निर्णयों को विशेष मामले में वे अधिभावी कर सकते थे और नहीं भी मान सकते थे, और सभी को अब सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दे दिया गया। साथ ही साथ ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर गवर्नर जनरल की नियंत्रणकारी शक्ति और सख्त कर दी गई। साथ ही साथ सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। तो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार थी उसके ऊपर गवर्नर जनरल की नियंत्रणकारी शक्ति और सख्त कर दी गई तथा साथ ही साथ सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को दे दिया गया। इस 1793 ईस्वी में एक और बहुत बड़ा प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे अगले 20 बरस की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया गया। अर्थात अब जो 1793 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ, अगला चार्टर अधिनियम कब पारित होगा? 1813 ईस्वी में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 बरस तक के लिए, अगले 20 बरस की अवधि के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। तो ये तो थे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 ईस्वी का अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो इन सभी अधिनियमों को हमने विस्तृत चर्चा किया। ये दोनों एम लक्ष्मीकांत और लूसेट की किताब की पूरा डिटेल है और भी सारी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें जोड़ा गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हमारा पहला पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से शुरुआत करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।